Hello friends, my name is Saksham Vajpayee and you are watching Homework. And in this video, we are covering chapter number 1st of History, part 2. In this part, we are covering the French Revolution and the idea of nation. So yeah, this is the second episode of your web series known as Rise of Nationalism in Europe. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. बट सबसे पहले लाइक कर दीजिए मेरे सेशन को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे वीडियो का बेनिफिट ले सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा ये जो टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. अगर हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन लिखी है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. हमने 2 क्वेश्चन सीखे. हमने पहला क्वेश्चन सीखा कि जो पहला क्लियर नेशनलिज्म का जो वो था, स्टार्ट था, एक्सप्रेशन था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से था. यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही दुनिया में नेशनलिज्म की जो भावना के लिए रिवॉल्यूशन शुरू हुए थे वो हुए थे 1789 में. तो 2 आ गए. कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में. और कौन था फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? कौन था? फ्रांस था. सॉरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था. तो हमने क्या देखा था जब हम पढ़ रहे थे 9th क्लास में कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो बहुत एक हायरार्कियल बेसिस पे सोशल डिवीजन चल रहा था. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. एस्टेट वो तो क्लास थी. तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे दे यूज्ड टू डोमिनेट द थर्ड स्टेट. जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो डोमिनेट वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग उन्हें डोमिनेट किया करते थे. तो वो ऐसा डोमिनेशन जो था, वो उस डोमिनेशन ने उन जो थर्ड स्टेट के लोगों को के लिए रिवॉल्यूशन की भावना आई और उन्होंने रिवॉल्यूशन किया. तो अब हमको इतना नहीं पढ़ना है कि क्योंकि वो सब हम पढ़ के आए हैं. हमें अब क्या पढ़ना है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तब क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव हुए जब फ्रांस मोनार्कियल गवर्नमेंट को छोड़कर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट चेंज क्या आया था? आपकी बुक का 2nd पैराग्राफ 4th लाइन, द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ली सिटोयन इंट्रोड्यूस्ड. इसका मतलब क्या होता है? ला पात्री मतलब द फादरलैंड एंड ली सिटोयन मीन्स द सिटीजन्स, सिटीजन इट्स सिटीजन्स. सो ला पात्री जैसे कि हमारे में होता है भारत माता, दैट इंडिया इज आवर मदरलैंड. इंडिया इज आवर मदरलैंड एंड वी बिलोंग्स टू इट. हम उससे बिलोंग करते हैं. तो वैसे ही फ्रांस में एक लोगों को एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया ला पात्री और ली सिटोयन का, जो क्या कहता था? जो कहता था कि फ्रांस इज आवर फादरलैंड एंड वी बिलोंग टू दिस कंट्री, वी आर इट्स सिटीजन्स. तो एक तो ये था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्री एंड ली सिटोयन एम्फेसाइज्ड. सेकेंड कॉन्सेप्ट आया था जस्ट इसके नीचे, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर was chosen to replace the formal royal one. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक नया कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को सपोर्ट करते हुए एक नए नेशन का क्या आया था? एक नए नेशन का फ्लैग आया था, ट्राई कलर फ्लैग. तो और उसने किसको रिप्लेस किया था? उसने एक फॉर्मर वन को रिप्लेस कर दिया था. तो हमने एक ये भी चीज देखी. उसके बाद और क्या हुआ? देयर वर डिफरेंट स्टेप्स वर टेकन टू रिमूव द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सब जो थे
ये सब हमसे स्टेप्स लिए गए थे। उसके आगे देखते हैं, स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। स्टेट जनरल इलेक्ट हुआ था जो कि एक्टिव सिटीजन्स था, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, और जो फिर स्टेट जनरल को हमने रीनेम कर दिया था नेशनल असेंबली में। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, प्रोमिसेस वर मार्टरीज कोमेमोरेटेड। इसका मतलब क्या है, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तब हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं। तो इन्होंने हाइम्स बनाई, नेशनल एंथम बनाए। अब यहाँ पे आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु कंपोज द नेशनल एंथम। तो किसने कंपोज किया था? रिग्रेट दे लिज्ल। रिग्रेट दे लिज्ल कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस एट दैट एरा। उस एरा में। Fourth, a centralized administrative system was adopted. Centralized administrative system में क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म तरीके से हर चीज चल रही होती है। जैसे यहाँ की कस्टम ड्यूटीज अलग हैं, यहाँ की कस्टम ड्यूटीज अलग हैं, बट जब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात हो रही होती है तब वहां एक यूनिफॉर्मिटी आती है। आगे बात करते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर रिमूव्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी वो रिमूव कर दी गई थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे दिल्ली से जाना है गुजरात, तो दिल्ली से गुजरात जाने के लिए कितनी बार मुझे करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। तो कस्टम ड्यूटीज जो थी वो बिल्कुल एबॉलिश कर दी थी। और एक चीज इन्होंने गलत की थी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लाने के लिए इनकी एक चीज मेरे हिसाब से गलत की थी कि इन्होंने क्या किया था इन्होंने वो जो फ्रांस थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको ही इन्होंने मेन लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज का खिताब दिया था। और जिसकी वजह से जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको थोड़ा सा वो फेस करनी पड़ी थी, डिफिकल्टीज, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। अब इसके आगे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, पेज नंबर 5, पिक्चर के नीचे हमें एक क्वेश्चन लिखना है। राइट फ्यू मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस which took place in France to create an idea, to create an ideology, to create a feeling of national collective belongingness या national collective identity। और उसके बाद आता है हमारा नेपोलियन। नेपोलियन कौन था स्टूडेंट्स? नेपोलियन था एक बहुत बड़ा मॉडर्नाइजर, लिबरेटर। बहुत सारे लोगों ने इसको लिबरेटर की तरह देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ अ कंट्री फ्रांस देखा, क्योंकि इसने कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए, कुछ नेगेटिव चेंजेस लाए। अब हम दोनों डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या पॉजिटिव चेंजेस लाए, तो अगर मैं पॉजिटिव चेंजेस की बात करूं तो इसने क्या किया, इक्वालिटी बिठाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कि हर एक इंसान, उसकी 2 आंखें, 1 नाक और 1 मुंह है, तो उसके पास इक्वालिटी है। हम सब बराबर हैं, चाहे मैं इस कास्ट का हूं, आप इस स्टेट के हो, आप सेकंड स्टेट के हो, फर्स्ट स्टेट के हो। स्टेट सिस्टम तो खैर खत्म हो गया था, जस्ट एन एग्जाम्पल कि उसने कैसे इक्वालिटी बिठाई। सेकंड आया था, उसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद उसने क्या दिया, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया था। उसने फ्यूडल सिस्टम यानी कि वो जमींदारी सिस्टम, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसने जो फ्यूडलिज्म था उसको हटा दिया था। कैसे हटाया था? जैसे फ्यूडलिज्म होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके हाथ में पैसे के साथ पावर भी होती है, वो जो होते हैं वो छोटे लैंडलेस लेबर्स को काम कराते हैं और उनको पैसे भी नहीं देते। तो उसने इसको हटाया था। तो नेपोलियन अच्छा तो था, उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा किया, उसने क्या किया, उसने फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लाया, उसने छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को सपोर्ट किया। इट मीन्स कि वो फ्रांस का तो भला चाहता था,
वो बहुत इंटेलिजेंट था। वो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को फ्रांस से शुरुआत करके पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लूं। बट यूरोप चुप थोड़ी बैठेगा। उससे उसकी टेरिटोरीज जा रही हैं, उससे उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज छोटी हो रही हैं, तो वो चुप थोड़ी बैठेगा। लोगों ने रिवॉल्ट किया। अब उससे पहले मैं रिवॉल्ट के पोर्शन में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करता हूं कि क्या उसने नेगेटिव चेंजेस किए। तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव चेंजेस की, तो उसने टैक्स बढ़ा दिया, जिससे जनता हुई परेशान। उसने सेंसरशिप लगा दी उस पे, मीडिया पे। सेंसरशिप मींस सेंसरशिप इन द सेंस कि आपको एक्सप्रेशन करने का कुछ भी हक नहीं है। आप नेपोलियन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने गलत बोल दिया। क्लास 9 में पढ़ा था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, कि उसने जो है वो मीडिया पे वो एक्ट लाया था, जिसकी वजह से जो मीडिया पे वो सेंसरशिप लग गई थी कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। उसने सेंसरशिप वॉज इम्पोज, उसने सेंसरशिप लगा दी थी मीडिया पे। मीडिया इज द 4th ऑर्गन ऑफ आवर गवर्नमेंट, और उसने उस पे ही सेंसरशिप लगा दी। उसने फोर्सली रिक्रूटमेंट किया लोगों का आर्मी में। आपको बोला जाए कि आप उठो चलो घर से और मेरी आर्मी में भर्ती हो जाओ, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपके अंदर जो भावना उसने बोला था कि बस फ्रीडम है, तो फ्रीडम यहाँ वायलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसीलिए लोगों ने रिवॉल्ट किया, लेकिन रिवॉल्ट से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 4 कंट्रीज, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन लोगों ने उसको हरा दिया। लड़ाई की, द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें वो हार गया। और जब वो हार गया तब उसने बहुत ही बेकार ट्रीटी साइन हुई फ्रांस पे, ट्रीटी ऑफ वियना, जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था आज के पूरे वेब सीरीज के एपिसोड में कि द मेकिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में यही था। तो मिलेंगे हम कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।